हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस मैस्कॉट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी उस क्रम में आज हम लोग हिमालय पर एक बार फिर से बात करने चल रहे हैं। और इससे पहले हिमालय को लेकर के हम लोगों ने 2 वीडियो किया है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया और सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को हिमालय की विशेषता और ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। और आज जो हम लोग का हिमालय पे एक्सरसाइज में चल रहा है उसमें मैं हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं अर्थात बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर चर्चा करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हिमालय को लेकर के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी या आप फैक्ट में कंफ्यूज होते थे तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट डे की क्लास में आप लोग को ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था और मैंने आप लोग को बताया था कि हिमालय के अंतर्गत ही ट्रांस हिमालय का भी अध्ययन करते हैं कि ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार की पर्वत श्रृंखलाएं। ओके, तो अगर आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाओं को लिया जाता है, जहाँ मैंने बताया था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में। इस ट्रांस हिमालय के बाद ये जो स्थान छूटा हुआ है, अर्थात आप इसको ऐसे समझिए कि जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो अगर हम ट्रांस हिमालय देखते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद एक लंबा गैप है, एक आप कह सकते हैं एक निश्चित रूप से आपको अगर आप ऊंचाई से देखेंगे तो आपको एक गहरा घाटी टाइप का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको गहरान दिखाई देगा, तो वहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं हैं। और उसके बाद आप देखेंगे आपको बृहद हिमालय दिखाई देगा, लघु हिमालय और शिवालिक, इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देंगी। ये जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य एक गहरा खाली स्थान है, उसे हम सचर जोन बोलते हैं। सचर जोन यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इस सचर जोन द्वारा जो है वो अलग है। ओके, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसे एशिया का बैकबोन भी कहते हैं। तो ये फैक्ट रूप में आप ध्यान रखिएगा कि एशिया के बैकबोन के रूप में ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। ओके, तो अब हम लोग आज बृहद हिमालय पर बात शुरू करते हैं। और पीछे की क्लास में मैंने मैप को समझाया था, एक बार फिर से जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो समझ लें कि मैंने बताया था कि ये जो आप ऊपर की तरफ 3 पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबी निरंतर श्रृंखला देख रहे हैं जो बृहद हिमालय है। उसके बाद ये आप लघु हिमालय देख रहे हैं और नीचे शिवालिक है। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके इन तीनों हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय को हम हिमाद्री या महान हिमालय अर्थात ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बृहद इसे क्यों बोलते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें ये सबसे बड़ी है, इसलिए इसे बृहद हिमालय बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, अर्थात बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम महान हिमालय बोलें इसे, तो महान इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में अर्थात बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में तुलना करेंगे तो ये सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊँचा भी है, विच मीन्स कि तीनों हिमालय में सबसे महान है, इसलिए इसे महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसके नामकरण के बारे में, ध्यान रखिएगा। और अब इससे रिलेटेड कुछ हम और चीज़ों को देखते हैं। बृहद हिमालय की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जिस तरह से आप देख रहे हैं, बृहद हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व में, भारत के पश्चिम में मैंने बताया था कि भारत के पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि एक चोटी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत चोटी से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत चोटी से लेकर के अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो नामचा बरवा पर्वत चोटी तक इसका विस्तार है। और नामचा बरवा जो कि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है, और इस विस्तार के क्रम में ये करीब 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के करीब है, जबकि इसकी ज्ञात सभी चोटियों में से कुछ चोटी लगभग 40 चोटी
उसकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। और जहाँ तक हम इसकी कुछ प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं वो हिमालय पर ही स्थित हैं। तो हिमालय की कुछ चोटियाँ जो हैं वो 8000 मीटर से भी ऊंची हैं। तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप ये हिमालय की जो उच्चतम चोटियों के बारे में देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये मध्य मुख्यतः नेपाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। अभी हम लोग एक एक करके उन पर बात करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि हिमालय की जो उच्चतम चोटियाँ हैं वो हिमालय के मध्य क्षेत्र में है। ओके, तो अर्थात ये जो आप नेपाल का क्षेत्र देखते हैं हिमालय के विस्तार के क्रम में इसका मध्य क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? एवरेस्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर्स टॉलेस्ट जो है ये हिमालय की चोटी जो है वो एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बट जो एवरेस्ट है वो भारत में स्थित नहीं है। एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? वो आप देख रहे हैं नेपाल में है। तो अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। K2, ठीक है, गॉर्डियन ऑस्टिन भी जिसे बोलते हैं। मैंने लास्ट डे वीडियो में बताया था आपको कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। बट अगर आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है? 8598 मीटर। यहाँ से तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो एवरेस्ट है। सेकेंड, कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो K2 है, जो कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, लद्दाख में, वर्तमान क्षेत्र में भारत में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो वो कौन सी रहेगी? कंचनजंगा हो जाएगी। हाँ, एवरेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा इसे जो है दो और भी नामों से जाना जाता है। तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से आते हैं, सागर माथा, ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा। एवरेस्ट के लिए ये दो नाम याद रखिएगा, सागर माथा जो नेपाल में से बोलते हैं और तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा बोलते हैं, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। ओके, अगर हम लोग हिमालय की कुछ और प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा बहुत सी बार हिमालय की ऊंची चोटियों को लेकर के उनकी ऊंचाई के आधार पर या पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के आधार पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसको क्रमबद्ध तरीके से आपको सजाना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं 8848 मीटर है। उसके बाद आप देख रहे हैं, हाँ, एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ये कहाँ पर है? ये भारत में स्थित है, सिक्किम राज्य में। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मकालू। मकालू 8481 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी नेपाल में स्थित है। इसके बाद आप धौलागिरी देख रहे हैं, धौलागिरी ये भी नेपाल में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। और इसके बाद आप देख रहे हैं मंसालू है 8156, और आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा है 8078। ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई के आधार पर मैंने क्रम को बताया। फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर एवरेस्ट हो जाएगा, फिर कंचनजंगा हो जाएगा, फिर मकालू हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं धौलागिरी हो जाएगा, फिर मंसालू हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों को देखते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा सबसे पूर्वी जो पर्वत चोटी वो कौन सी है? नामचा बरवा है। यहीं से हिमालय दक्षिणावर्त होकर के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और म्यांमार में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपको कंचनजंगा दिखाई दे रहा है, फिर मकालू, देन एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत। ओके, तो फिर से एक बार देख लीजिए, नामचा बरवा,
कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत। ओके। इसके अलावा भारत के उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय पर स्थित 5 पर्वत चोटियां हैं जिनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखें 2 को मैंने दिखाया है, बंदरपुछ और नंगा देवी। सो बंदरपुछ, नंगा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ और कामेल। ओके। सो भारत के उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय की 5 प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? बंदरपुछ, नंगा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ पर्वत चोटी और कामेल पर्वत चोटी। ओके। तो ये बृहद हिमालय से संबंधित कुछ वो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिन पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके। अब हम लोग दूसरे की तरफ आते हैं जो कि है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय। ओके। सो अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो इसे भी कुछ नामों से जाना जाता है। एक तो लघु हिमालय कहते हैं, दूसरा इसे मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिएगा। देखिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था कि हिमालय की जो आकृति है वो अर्ध चंद्राकार रूप में है, और अगर आप एक केंद्र का निर्धारण करते हुए इसे चाप के रूप में देखें, अर्थात इसे हम पूरा कर देंगे कि एक वृत्त को निर्माण करेगा, तो इसका जो क्रम है वो क्या है? केंद्र की तरफ आंतरिक रूप से धंसा हुआ है। अब अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो मध्य हिमालय दिखाई देगा, और इसके नीचे आप देखेंगे तो शिवालिक दिखाई देगा। ओके। इसीलिए जब हम बृहद हिमालय की बात करते हैं तो बृहद हिमालय को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। ओके। सो आंतरिक हिमालय क्यों है? क्योंकि अगर हम एक केंद्र मानकर इसकी एक वृत्त के रूप में परिकल्पना करते हैं तो जो सबसे अंदर की तरफ जो हमारा वृत्तीय संरचना निर्मित होगा वो कौन सा होगा? वो बृहद हिमालय होगा। इसलिए इसे एक आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और यही वजह है जब हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जब हम इधर देख रहे हैं तो ये आंतरिक हिमालय हो गया और ये बाह्य हिमालय हो गया। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग आगे भी बात करेंगे। और बृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। ओके। सब कुछ और फैक्ट हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम लोग बृहद हिमालय को ध्यान से देखें तो आप पा रहे हैं कि बृहद हिमालय क्या है? निरंतर है, अर्थात लगातार है। लेकिन लघु हिमालय क्या है? वो निरंतर ना होकर के कुछ टुकड़ियों के रूप में है, अर्थात वो छोटे छोटे टुकड़ियों के रूप में वो बृहद हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3500 मीटर से लेकर के करीब 4000 मीटर तक की है। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि लघु हिमालय का विस्तार जो है वो बृहद हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक बृहद हिमालय के साथ साथ कुछ टुकड़ियों के रूप में, अर्थात वो एक निरंतर ना होकर के कुछ छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाओं की टुकड़ियों के रूप में है, जिसमें 5 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहले हम उन 5 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम देख लेते हैं, उसको मैप पे समझ लेते हैं, फिर मैं एक एक करके उसकी विशेषता बताता हूँ। तो सबसे पहला है पीर पंजाल, जो आप ये देख रहे हैं। भारत के वर्तमान जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो पाई जाती है, जो कि लघु हिमालय ही है, उसका एक नाम है पीर पंजाल। तो अगर हम लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी की बात करते हैं तो कौन सा है? पीर पंजाल है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये पर्वत श्रृंखला जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे हम बोलते हैं धौलाधर पर्वत श्रृंखला। ओके। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा है जो उत्तराखंड क्षेत्र में है, मसूरी पर्वत श्रेणी। मसूरी पर्वत श्रेणी। इसके अलावा 2 नाम आप नेपाल में ध्यान रखिएगा, नागटिब्बा, वो महाभारत पर्वत श्रेणी है। सो लघु हिमालय की 5 अलग अलग टुकड़ियां जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, इसको आप नाम भी याद रखिएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ। पहले पीर पंजाल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है।
दूसरा देख रहे हैं धौलाधर है जो हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड वन इज मसूरी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड में है। उसके बाद आप देखेंगे नाग टिब्बा नेपाल में। और फिफ्थ और लास्ट इसे आप कह सकते हैं महाभारत पर्वत श्रृंखला, वो भी कहाँ पर है, वो भी आपका पाया जाता है नेपाल में है। मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि अगर आप हिमालय पर्वत श्रृंखला की संरचना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी चौड़ा है, जबकि जैसे जैसे ये पूर्वी क्षेत्रों में विस्तृत होता गया ये संकीर्ण होता गया, अर्थात पतला होता गया, अर्थात लघु हिमालय वृहद हिमालय में विलीन होता चला गया है। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं पीर पंजाल। अगर हम पीर पंजाल की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और साथ ही साथ लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा इसी पीर पंजाल के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में ये कश्मीर घाटी स्थित है। घाटी क्या होता है, जब आप देखेंगे कि इन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो एक समतल सपाट मैदान होता है उसे हम घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पीर पंजाल के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में कश्मीर घाटी है। यहाँ पर आप देखते हैं कश्मीर घाटी, यानी यहाँ पर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की आबादी बसी हुई है। ठीक है, और आप अक्सर कश्मीर घाटी के बारे में सुनते रहते होंगे। और अगर हम इस पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू है। सो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो एक दर्रे से होकर गुजरता है जिसे बनिहाल दर्रा कहते हैं। बनिहाल दर्रा, यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है और इसी बनिहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है आपको कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इस पे बनिहाल दर्रा पाया जाता है। ये बनिहाल दर्रे से ही होकर के श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाली सड़क होकर गई है। ये सड़क जवाहर सुरंग से होकर जाती है और इसे जम्मू और कश्मीर सड़क मार्ग भी कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धौलाधर पर्वत श्रृंखला। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, अगर हम धौलाधर पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पीर पंजाल के पूर्व में स्थित धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पूर्ण रूप से ये हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला, इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं या हिमाचल पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इसी धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला के उत्तर में यहाँ पर एक घाटी है जिसे कुल्लू कांगड़ा घाटी कहते हैं। ठीक है, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में, अर्थात धौलाधर पर्वत श्रृंखला और बृहद हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम पूर्व में जैसे मैंने बताया मसूरी, और इसका नेपाल में जाएंगे तो नाग टिब्बा और महाभारत। नेपाल में ये आप देख रहे हैं एक घाटी पाई जा रही है जो कि नेपाल की प्रसिद्ध काठमांडू घाटी है, जो कि आप जानते हैं काठमांडू शहर इसी घाटी पर बसा हुआ है। तो पूरा काठमांडू शहर काठमांडू घाटी पर ही बसा है। अब इसके अलावा हम लोग लघु हिमालय से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। सो अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय एक शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है और शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण ये बहुत ही रुचिकर है, साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ढेर सारे पर्यटक स्थल स्थापित किए हैं। आप भारत के जितने भी प्रमुख जो पर्यटक स्थल देखते हैं, खास तौर पे जहाँ पर लोग गर्मी के दिनों में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सारे लघु हिमालय पर ही स्थित क्षेत्र हैं। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला, मनाली, डलहौजी, उत्तराखंड राज्य में आप देखते हैं मसूरी, नैनीताल, देहरादून, रानीखेत, विंडसन,
आदि, ये सभी पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर आप देखते हैं जनरली लोग गर्मी के दिनों में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। इसके अलावा लघु हिमालय के संबंध में 2-3 चीज़ें आप और देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जबकि लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है। और गर्मी के दिनों में इन पर्वतीय ढालों पर जो बर्फ पाए जाते हैं, वो बर्फ जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से इन पर्वतीय ढालों पर कुछ घास के मैदान उग जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही सुंदर होते हैं और इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाता है। तो ये शीतोष्ण जलवायु के मुलायम लंबे घास होते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर राज्य में मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में इन शीतोष्ण जलवायु के घास के मैदानों को बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मर्ग, बुग्याल और पयार ये क्या है? ये शीतोष्ण जलवायु वाले जो लंबे मुलायम घास पाए जाते हैं लघु हिमालय को, उन्हें बोलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में इन घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में इसे बुग्याल बोलते हैं और कुछ क्षेत्रों में पयार बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो वृहद हिमालय होता है वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। जबकि अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय पर कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। सो कोढ़धारी वन लघु हिमालय की विशेषता है। हाँ, जहाँ तक मैं घाटियों के बारे में बता रहा था तो ध्यान रखिएगा कि सिक्किम में एक चुंबन घाटी पाया जाता है, चुंबन घाटी, जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक के बारे में। तो तीसरा हम लोग पर्वत श्रृंखला देखते हैं, शिवालिक। वास्तव में अगर हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो गैप पाया जाता है, जो स्थान पाया जाता है, जो मैंने बताया जिससे इनमें अंतर किया जा सकता है, यहाँ तक लघु हिमालय है और इसके पश्चात जो है शिवालिक है, उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, फॉल्ट मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य वही गैप आ जाना, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग दो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग हैं, उसी तरह जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं अलग हुई हैं। ओके, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जब हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसे निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय व उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सा है? निम्न हिमालय, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे निचले स्तर पर है, और हिमालय का एक, ऐसे आप समझेंगे तो ये अगर हम लोग बात करते हैं शिवालिक हैं तो इसके बाद ये उत्थान आपको दिखाई देगा लघु हिमालय का, और इस तरह से ये ऊंचाई बढ़ते हुए क्या आपको दिखाई देगा? ये आपको दिखा वृहद हिमालय। तो इस तरह से सबसे निम्न ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो शिवालिक है, इसीलिए इसे निम्न हिमालय बोलते हैं। पूरे हिमालय का बहुत ही कम ऊंचाई होने की वजह से इसे हिमालय का एक उप श्रेणी में रखा गया और उप हिमालय बोलते हैं। इसी आधार पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अगर हम लोग एक वृत्त मानते हुए संरचना की कल्पना करते हैं तो ये बाह्य क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। और भूगोल के दृष्टिकोण से ऐसा मानना है कि वास्तव में शिवालिक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण वृहद हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां थी, अर्थात जब वृहद हिमालय के निर्माण का काल चल रहा था तो जैसे जैसे वृहद हिमालय ऊंचाई को छू रहा था, ऊपर की काफ़ी चोटियां उसकी टूटती रहीं, जो टूट कर गिर गई और नीचे गिर करके वो एक सघन अपना क्षेत्र स्थापित कर ली, जिसकी वजह से इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ।
तो शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला अर्थात सबसे बाद में निर्मित पर्वत श्रृंखला है। और इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो आपको नेपाल से निकल करके जो कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती, बाद में गंगा मिल जाती है, वहीं तक दिखाई देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये क्या होता है, तीनों हिमालय पर्वत श्रेणियाँ अर्थात बृहद, लघु और शिवालिक आपस में मिलकर एक संकीर्ण रूप ले लेती हैं और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ये अलग 4 टुकड़ियों के रूप में देखे जाते हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक की 4 प्रमुख जो पहाड़ियाँ टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 अलग पहाड़ियाँ हैं जो शिवालिक की ही भाग हैं और अरुणाचल प्रदेश में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें आपने बहुत से बार जनजातियों के बारे में सुना होगा। ये जनजातियाँ भी डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जनजातियाँ भी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, अर्थात ऐसी जनजातियाँ जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनको इन्हीं क्षेत्रों के नाम से बुलाया जाता है। ओके, तो ये जनजातियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों और जंगलों में रहती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कुछ बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटियाँ बताई थी, इसी तरह लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है वो उत्तराखंड में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून और द्वार, ठीक है। दून के नाम से जैसे देहरादून, चुम्बी दून, कोटली दून, किया दून। ओके, सो जो उत्तराखंड में लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटी मैंने आपको बताया अभी, जैसा कि 2 पहाड़ियों के मध्य का समतल मैदान जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, अर्थात वो जनसंख्या निवास के दृष्टिकोण से एक सुगम स्थल होता है। ठीक है, तो देहरादून आप सुने ही होंगे, इसी तरह चुम्बी दून, कोटली दून, किया दून। तो दून जो है वो घाटी है, यानी घाटियों के नाम जो है उनको दून कहा जाता है। और इसी तरह द्वार, जैसे आपने सुना होगा हरिद्वार। तो उत्तराखंड में जो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैसा होता है कि जो हिमालय है वो पश्चिम में और पूर्व में अचानक जाकर के एक स्थान पर वो दक्षिणावर्त मोड़ ले लेता है। पश्चिम में हिमालय जो दक्षिणावर्त मोड़ लेता है वो सिंधु नदी के गाज के पास, सिंधु नदी गाज के पास, और जब हम पूर्व की बात करते हैं तो वो दिहंग गाज के पास, दिहंग नदी गाज के पास। ठीक है, दिहंग नदी या उसी को आप ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये गाज क्या होता है इसे पहले देख लेते हैं। देखिए, जब नदियाँ पहाड़ों से भी गुजरती है तो वो लगातार पहाड़ों को काटती हैं, और नदियाँ पहाड़ों को तब तक काटती रहती हैं जब तक कि वो एक समतल जो समुद्री सतह होती है उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कभी भी समुद्र की सतह को प्राप्त करने के बाद नदियाँ और नीचे नहीं जाती हैं, और वहीं पर वो क्या होता है, अपना एक निरंतर बहना शुरू करते हैं। आप देखेंगे बहुत सी बार क्या होता है, जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें आप देखेंगे इस तरह से क्या होता है, गाज बन जाता है। अर्थात नदी की आप कल्पना करिए, वो नदी क्या होता है, प्रारंभ में इस समतल स्थान से बहना शुरू होता है, लेकिन जब इन क्षेत्रों में बहता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, पर्वत का उत्थान होता है। तो जैसे जैसे पर्वत उत्थान होता है, इन क्षेत्रों में जिसमें से नदी होकर बहती है, यानी नदी का जो अपना एक जल प्रवाह क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में जब पर्वतों का उत्थान होता है तो नदियाँ लगातार उन्हें काटती हैं और उनको उठने नहीं देती हैं, जबकि उनके आसपास के क्षेत्रों में लगातार क्या होता है, पर्वत बढ़ते रहते हैं। एक हजारों और लाखों वर्ष बाद ऐसी संरचना तैयार होती है जहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप इस पर्वत पर ऊपर चढ़कर देखें तो आपको एक बहुत लंबी गहरी खाई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर लगातार नदियों ने क्या किया है, पर्वतों को काट करके उनको समतल स्थान पर बनाए रखा है, जबकि उसके आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ जो है वो एक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। तो इसी को हम गाज बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी घाटी को हम आई घाटी बोलते हैं, कि बिल्कुल एक गहरी आई घाटी होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग ने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखा, जहाँ बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में बात किया। और हिमालय से रिलेटेड एक वीडियो और आएगा जहाँ पर हम लोग हिमालय के प्रमुख दर्रों और ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप इस पर अपना एक अच्छा नोट्स तैयार करिए
और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।